नमस्कार साथियों। आरएस गुरुजी पर आप सब लोगों का स्वागत है। राजस्थान ज्योग्राफी की सीरीज में आज हम अरावली पर्वतमाला के बारे में या अरावली जो भौतिक प्रदेश है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। लास्ट सेशन में हमने पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश के बारे में जाना था और आज हम बात करेंगे अरावली के बारे में। साथियों, अरावली का जो निर्माण है वो प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ है। तो जनरली आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अरावली का निर्माण किस कालखंड में हुआ है। आपका जवाब क्या होना चाहिए? प्री कैम्ब्रियन काल के अंदर अरावली का निर्माण हुआ है। और अरावली एक वलित पर्वत श्रृंखला है। देखिए, वलित पर्वत श्रृंखला है, इसका मतलब ये एक मोड़दार या फोल्डेड माउंटेन है। और दूसरा हम बात करें कि ये प्राचीनतम होने की वजह से लगातार इसका अपभ्रंश होता रहा और अब ये एक अविष्ट पर्वत के रूप में है, एक अवशेष के रूप में हमें देखने को मिलती है। अब बात करते हैं अरावली के विस्तार को लेकर। देखिए, अरावली की कुल लंबाई है वो 692 किलोमीटर है। कितनी है? 692 किलोमीटर। कुछ किताबों में आपको लगभग 700 किलोमीटर भी दिखाई जाएगी। और राजस्थान में इसकी जो लंबाई है वो 550 किलोमीटर है। तो ये फैक्ट एक तो आपको याद रखना है कि राजस्थान में अरावली का कुल कितने किलोमीटर का विस्तार है या अरावली की लंबाई कितनी है। तो आपका जवाब होगा 550 किलोमीटर। और ये अरावली की कुल लंबाई का लगभग 80% भाग है। अगर बात करें अरावली की ऊंचाई के बारे में, तो अरावली की जो औसत ऊंचाई है वो 930 मीटर है। कितनी है साथियों? औसत ऊंचाई कितनी है? 930 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। तो हमने अब तक क्या क्या जाना? हमने देखा कि अरावली का जो निर्माण है वो कौन से काल में हुआ? प्री कैम्ब्रियन काल में। ये किस तरह की श्रृंखला है? तो आप कहेंगे ये वलित एक पर्वतमाला है और अब ये एक अवशेष के रूप में है जिसकी कुल लंबाई अगर देखें भारत में, इसकी कुल लंबाई हमें 692 किलोमीटर दिखाई देती है, जिसमें से 550 किलोमीटर की लंबाई राजस्थान में है, जो अरावली की कुल लंबाई का 80% भाग है और इसकी औसत ऊंचाई है वो 930 मीटर है। ठीक। अब बात करते हैं अरावली की दिशा के बारे में। देखिए, अरावली है ये राजस्थान में कर्णवत रूप से फैली है, डायगोनल शेप में राजस्थान में आपको देखने को मिलेगी। तो अरावली राजस्थान में दक्षिण पश्चिमी दिशा से उत्तर पश्चिम उत्तर पूर्व की ओर फैली हुई है। मतलब आप ये देखें कि अरावली का अगर हम क्रम समझना चाहें तो ये देखिए, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये हमारा पूर्व है और ये क्या है? पश्चिम दिशा है। तो आप देखेंगे कि अरावली किस तरह से फैली हुई है। तो आप देखेंगे अरावली, ये वाला भूभाग अरावली का है। अरावली की जो डायरेक्शन हो गई तो आप समझे अरावली की डायरेक्शन कुछ इस तरह से। अब ये डायरेक्शन क्या होगी? तो आपने कहा साहब इधर है पश्चिम, इधर है दक्षिण, इधर है आपके पास पूर्व और इधर है आपके पास उत्तर। तो आप कहेंगे अरावली का विस्तार कैसा है? इस दिशा में है, इस दिशा। तो आप कहेंगे उत्तर पश्चिम दक्षिण से या दक्षिण पश्चिम से, ये मान लो दक्षिण पश्चिम से ये उत्तर पूर्व की दिशा में फैली हुई है। तो कहां से है? तो आप कहेंगे दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर अरावली का विस्तार है। यहां तक का पॉइंट क्लियर है? आपसे पूछा जा सकता है अरावली की दिशा क्या है, तो जवाब होगा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर इसका विस्तार होगा। अब अध्ययन के दृष्टिकोण से अरावली को 3 भागों में विभाजित किया जाता है: उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। तो उत्तरी अरावली है ये झुंझुनू से जयपुर के मध्य है। याद रखना कहां से है? झुंझुनू से जयपुर के मध्य वाली अरावली को हम उत्तरी अरावली कहते हैं। और उत्तरी अरावली की जो सर्वोच्च चोटी है, सबसे ऊंची जो चोटी है, याद रखना इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। पहले तो यही ध्यान रखना कि उत्तरी अरावली कहां से कहां तक है। तो आप कहेंगे झुंझुनू से जयपुर के बीच की जो अरावली है वो क्या है? उत्तरी अरावली के नाम से जानी जाती है। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है रघुनाथगढ़ सीकर में, और उसकी कितनी है ऊंचाई? तो आप कहेंगे 1055 मीटर इसकी ऊंचाई है। बात करते हैं मध्य अरावली। मध्य अरावली है अजमेर वाली। तो देखो, जयपुर राजसमंद के बीच जो अरावली है, जयपुर से राजसमंद के दरमियान, तो वो कहलाती है मध्य अरावली। और मध्य अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है वो टोडगढ़ है। और ये कहां पर है टोडगढ़? तो आप कहेंगे अजमेर में है। दूसरी अगर बात करें तो कौन सी है? तारागढ़ है, ये भी अजमेर। तो आपने अब तक जो पॉइंट देखे हैं वो देखे हैं
कि उत्तरी अरावली, तो उत्तरी अरावली का विस्तार झुंझुनू से जयपुर के बीच में है और यहाँ की सबसे ऊंची जो चोटी है वो रघुनाथगढ़ है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। फिर आते हैं मध्य अरावली के बारे में। तो मध्य अरावली जयपुर से राजसमंद के बीच है और इसकी सबसे ऊंची जो चोटी है वो आपको अजमेर में देखने को मिलेगी। तो एक तो टॉडगढ़ है जो अजमेर में है और एक है तारागढ़ जो भी अजमेर के अंदर है। अब बात आती है दक्षिणी अरावली की। तो देखो साथियों, दक्षिणी जो अरावली है ये राजसमंद से सिरोही के बीच में है और इसे ही हम क्या कहते हैं, दक्षिणी अरावली कहते हैं। और दक्षिणी अरावली की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वो गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, तो आप कहेंगे 1722 मीटर उसकी ऊंचाई है। तो दक्षिणी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गुरु शिखर। कहां से कहां तक विस्तार है उसका, राजसमंद से सिरोही के बीच में उसका विस्तार है। अब एक बार इसको थोड़ा सा रिकॉल करें तो कुछ इस तरह से देखें। ये हमारे पास अरावली, अरावली को हमने 3 भागों में डिवाइड करके देखा। उत्तरी अरावली, तो ये वाला भाग झुंझुनू से जयपुर तक, ये उत्तरी अरावली है और इसकी सबसे ऊंची चोटी है वो क्या है, रघुनाथगढ़, रघुनाथगढ़। ठीक। अब बात करते हैं जयपुर से राजसमंद के बीच। जयपुर से राजसमंद के बीच की जो अरावली है ये कहलाती है आपकी मध्य अरावली और इसमें 2 पर्वत शिखर आप याद रखना है, एक तारागढ़ एक टोडगढ़, दोनों ही अजमेर में है। ठीक। अब राजसमंद से लेकर अगर हम सिरोही की बात करें तो राजसमंद से सिरोही की जो अरावली है इसको हम दक्षिणी अरावली बोलते हैं और इसकी सबसे ऊंची जो चोटी है वो गुरु शिखर है, 1722 मीटर की इसकी ऊंचाई। अब दक्षिणी अरावली को वापस हम 2 भागों में विभाजित करके पढ़ें क्योंकि अरावली वास्तविक तौर पे यही आपको दिखाई देगी, इस भाग में ही आपको अरावली के सबसे ज्यादा पर्वत पठार ऊंचाई वाले देखने को मिलेंगे, पर्वत विशेषता देखने। तो दक्षिणी अरावली को पुनः 2 भागों में बांटा गया है, एक आबू अरावली और एक है मेवाड़ अरावली। तो देखिए, अब बात करें आबू अरावली के बारे में। तो आबू अरावली है, इसका विस्तार है वो सिरोही और पाली के अंदर देखने को मिलेगा और जिसकी सबसे ऊंची चोटी हमने देखा गुरु शिखर थी। और मेवाड़ अरावली की बात करें तो ये उदयपुर, राजसमंद, इनमें आपको इसका विस्तार मिलेगा। और अरावली का जो सर्वाधिक विस्तार है वो मेवाड़ अरावली में है, याद रखना कहां पर है, मेवाड़ अरावली में। वो कहां कहां कौन से इलाके हैं, उदयपुर, राजसमंद। ठीक है। और इनकी सबसे ऊंची चोटी है वो जरगा है जो कहां पर है, उदयपुर में है और इसकी ऊंचाई है वो 1431 मीटर है। तो हमने दक्षिणी अरावली को पुनः 2 भागों में विभाजित करके देखा, एक है आबू अरावली और एक है मेवाड़ अरावली। आबू अरावली का विस्तार सिरोही और पाली में देखने को मिला और आबू अरावली का जो सबसे ऊंचा शिखर है वो गुरु शिखर है जो 1722 मीटर ऊंचा है। और मेवाड़ अरावली का विस्तार हमने देखेंगे तो हम देखते हैं कि उदयपुर और राजसमंद में। और अरावली का सर्वाधिक विस्तार है वो मेवाड़ और मेवाड़ अरावली वाला ही माना जाता है, जिसकी सर्वोच्च जो चोटी है वो कौन सी है, जरगा चोटी। ठीक है, याद रहेगा इतना। आगे चलते हैं। अगर हम अरावली पर्वत की जो श्रृंखलाएं हैं, जो चोटी है, उसको अवरोही क्रम में देखें, मतलब बड़े से छोटे घटते हुए क्रम में देखें, तो सबसे ऊंची चोटी है वो गुरु शिखर है और गुरु शिखर कहां पर है, सिरोही में। ठीक। फिर आती है सेर, ये भी सिरोही के अंदर है। और फिर आती है देलवाड़ा, ये भी कहां पर है, सिरोही में। तो प्रमुख 3 जो सबसे ऊंची चोटियां हैं वो कहां पर हैं, सिरोही में। कौन कौन सी, गुरु शिखर, सेर और देलवाड़ा। वापस याद रखें, 3 प्रमुख जो ऊंची चोटियां हैं वो कौन कौन सी हैं, तो आप कहेंगे गुरु शिखर, शेर और दिलवाड़ा। कहां पर है, सिरोही में। उसके बाद में हम बात करते हैं मेवाड़ अरावली की। तो मेवाड़ अरावली के अंदर आप देखेंगे जरगा आपको देखने को मिलेगा, इसके अलावा अचलगढ़ आपको देखने को मिलेगा और कुंभलगढ़ आपको देखने को मिलेगा। तो ये मेवाड़ अरावली की बात है। तो मेवाड़ अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी आपको जैसे भी आपने बताया था वो कौन सी थी, जरगा थी। अब बात करते हैं कि सीकर के अंदर जो रघुनाथगढ़ है ये इसकी सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन ये कौन सी अरावली की, तो आप कहेंगे ये मध्य अरावली की। नहीं, गलत बात। ये कौन सी की है, तो आप कहेंगे उत्तर अरावली की, क्योंकि झुंझुनू से जयपुर तक जो अरावली फैली हुई है वो उत्तरी अरावली है। ठीक है। और उत्तरी अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है वो रघुनाथगढ़ है जो सीकर में। इसके अलावा आगे जो श्रृंखला आप लगातार देखते रहेंगे तो महत्वपूर्ण जो थे वो प्रारंभिक 3 है। अब बात करते हैं अरावली के जो प्रमुख दर्रे हैं या नाल है वो कौन कौन सी है। तो सबसे पहले ये समझे दर्रा या नाल होता क्या है। तो दर्रा या नाल एक तंग रास्ता होता है दो दो हिल्स के बीच में, जैसे ये 2 पहाड़ियां हैं,
तो पर्वत है। इनके बीच में ये जो आपको सकरा सा रास्ता दिखाई दे रहा है, यही आपका क्या है, एक नैरो गैप है, जिसे हम दर्रा या पास या नाल बोलते हैं। ठीक है, तो पर्वतों के मध्य नीचे एवं तंग रास्ते को हम क्या बोलते हैं, नाल या दर्रा कहते हैं। और अरावली में सर्वाधिक दर्रे कहां पर पाए जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अरावली में सर्वाधिक दर्रे किस जिले में देखने को मिलते हैं, तो राजसमंद में सबसे ज्यादा दर्रे देखने को मिलते हैं। कहां पर हैं, राजसमंद में सर्वाधिक दर्रे देखने को मिलेंगे। तो अरावली पर्वत श्रृंखला में सर्वाधिक दर्रे कहां पर पाए जाते हैं, राजसमंद में पाए जाते हैं। अब बात करते हैं राजस्थान की प्रमुख नाल के बारे में, यहां से सवाल आपको अक्सर देखने को मिलता है। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं अजमेर। अजमेर में कौन कौन सी नाल है, तो अजमेर में एक तो है सुरा नाल और एक है परवारिया नाल। सुरा नाल और परवारिया नाल है, ये अजमेर के अंदर है। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं पाली में, तो पाली में देवसुरी नाल है, बरनाल है। और देखो, ये बरनाल के बारे में एक बात याद रखना, जो पाली बर से लेकर अजमेर ब्यावर को जोड़ती है, तो देखो पाली को अजमेर से जोड़ने वाली जो नाल है वो कौन सी है, बरनाल है। तो बरनाल किसे जोड़ती है, ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। पाली को अजमेर से जोड़ती है, मतलब बर को ब्यावर से जोड़ती है। और बर कहां पर है, बर है पाली में, और ब्यावर कहां पर है, अजमेर में। तो बरनाल क्या करती है, बरनाल है वो पाली को अजमेर से जोड़ती है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें राजसमंद के बारे में, तो देखिए राजसमंद में जो नाल हैं वो कौन कौन सी हैं, तो आपने कहा सर्वाधिक नाल कहां पर पाई जाएंगी, दर्रे कहां पर पाई जाएंगे, राजसमंद में। तो एक तो है रामेश्वरम, एक है हाथी गुड़ा नाल, एक है कमली या खामली घाट, एक है गोमती घाट, एक है पगल्या या जिलवा नाल। अब देखो पगल्या या जिलवा नाल के बारे में आप समझिए, पगल्या या जिलवा नाल है, ये राजसमंद को पाली से जोड़ता है, मतलब मेवाड़ को मारवाड़ से जोड़ता है, याद रखना। तो मेवाड़ को मारवाड़ से जोड़ने वाली नाल कौन सी है, तो आप कहेंगे पगल्या नाल है या जिलवा नाल है, याद रखना आप। तो राजसमंद को पाली से जोड़ने वाला, या यूं पूछा जाएगा मेवाड़ को मारवाड़ से जोड़ने वाली जो नाल है वो कौन सी है, पगल्या या जिलवा नाल है, जो कहां पर है, आपको राजसमंद के अंदर आपको देख। अब बात करते हैं उदयपुर के अंदर कौन कौन सी नाल है। तो उदयपुर के अंदर है वो एक तो टेबर नाल है, ध्यान रखना, एक है केवड़ा नाल, एक है फुलवारी की नाल, और एक है हाथी नाल। अब कुछ बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो, उदयपुर में है हाथी नाल और राजसमंद में है हाथी गुड़ा नाल, दोनों में डिफरेंस समझना। ठीक, अब बात करते हैं अरावली के प्रमुख पठार कौन कौन हैं। तो यहां से भी आपको अक्सर एक क्वेश्चन देखने को मिलता है कि अरावली के प्रमुख पठार कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उड़िया का पठार। उड़िया का पठार है वो सिरोही के अंदर है। उड़िया का पठार कहां पर है, सिरोही के अंदर है। और उड़िया पठार है वो दक्षिणी अरावली में सिरोही में स्थित। अब देखो, उड़िया का पठार जब सिरोही में है तो सिरोही कौन से में, दक्षिणी अरावली में आता है। तो उड़िया का पठार आपको देखने को मिलेगा दक्षिणी अरावली में। तो इस तरह से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो आपने देखा उड़िया का पठार, उड़िया का पठार। सबसे पहले आपको ये पता तो होना चाहिए ना कि पठार क्या होता है। देखो, ये समतल मैदान है। अब समतल मैदान से अगर थोड़ा ऊपर चले जाएं और एक वापस हमें ऊंचाई पर एक समतल सतह मिल जाए, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये तो है मैदान। अब मैदान से थोड़ी ऊंचाई पर एक समतल सतह और मिल जाए, ये कहलाती है पठार। और पर्वत क्या है, तो जो पठार से तो ऊंचा हो, याद रखना, और तीक्ष्ण ढाल वाला हो, ये क्या हो कहलाता है, अपना पर्वत कहलाता है। तो पठार और पर्वत में अंतर समझ में आया। देखो, दोनों ही मैदान से ऊंचे होते हैं। पठार है वो मैदान से ऊंचा होता है, क्लियर है पॉइंट। अब पर्वत और मैदान में क्या डिफरेंस है, तो देखिए इनकी जो चोटी होती है, इनका जो शिखर है, पठार का शिखर है वो एक समतल सतह लिए होगा, जबकि पर्वत का जो शिखर है वो तीव्र ढाल लिए होगा, पैनापन होगा। बात समझ में आई कि नहीं, और बजाय पठार से क्या होगा, अधिक ऊंचाई पर। अब बात करते हैं पठार की, उड़िया का पठार। अरावली के प्रमुख पठार में सबसे पहले बात करें उड़िया का पठार। तो उड़िया का पठार है वो कहां पर है, उड़िया का पठार है सिरोही के अंदर है। और सिरोही के अंदर पाई जाती है दक्षिणी अरावली। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि उड़िया का पठार अरावली के कौन से भाग में है, तो आप कहेंगे दक्षिणी अरावली के अंदर। और उड़िया के पठार की ऊंचाई है वो 1360 मीटर है। और खास बात याद रखना, ये राजस्थान का सबसे ऊंचा पठारी भाग है या पठार है। आपसे पूछा जाए राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तो आप समझिए बहुत ऊंचा उड़ गया, तो उड़िया का पठार, उड़िया का पठार। तो राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, उड़िया का पठार। अब बात करते हैं
आबू पर्वत, और आबू पर्वत एक पठारी भाग है, ये कहें यह एक पठार है, ठीक है। आबू पर्वत दक्षिणी अरावली मतलब सिरोही में स्थित है, और आबू पर्वत की ऊंचाई अगर हम बात करें, आबू पर्वत या आबू पठार की हम बात करें तो ये 1200 मीटर ऊंचा है। अच्छा, और ये कैसी संरचना है, तो ये बैथोलिथ संरचना है। कैसी संरचना है? बैथोलिथ। अब बहुत से बच्चों को नहीं पता होगा कि बैथोलिथ क्या होती है। देखिए बैथोलिथ क्या होती है, अगर ज्वालामुखी का उद्गार हो, मान लीजिए ये क्रस्ट है और यहाँ मेंटल का ऊपर मेंटल वाला भाग है और यहाँ पर मैग्मा चेंबर है। अब यहाँ पे ज्वालामुखी का उद्गार हो रहा है और मैग्मा चेंबर में लगातार मैग्मा जमा हो रहा है, लगातार मैग्मा जमा हो रहा है, लगातार मैग्मा जमा हो रहा है, लगातार मैग्मा जमा होता गया, होता गया, होता गया। लेकिन धीरे धीरे बाद में क्या हुआ, इस इलाके में क्रस्ट किसी तरह का कोई वेंट नहीं बना, कोई पाइप नहीं बना, तो ज्वालामुखी का उद्गार नहीं हुआ और ये ऊपर वाला भाग आप देखेंगे, मैग्मा चेंबर के ऊपर वाला भाग, ये वाला भाग, ये वाला भाग है, ये जम गया, एक गुंबद जैसी आकृति ले ली। तो आप यूं समझे इसको, कि ये सतह है और यहां से मैग्मा चेंबर बन रहा है, मान लीजिए ये मैग्मा चेंबर। अब इस इलाके के अंदर ऊपर वाला भाग है, वो विस्फोट न होकर वहां पर मैग्मा ऐसा कैसा जम गया और एक गुंबद जैसी आकृति इसने ले ली, एक गुंबद जैसी आकृति इसने ले ली। तो ये जो आकृति है यही कहलाती है बैथोलिथ। क्या कहलाती है? बैथोलिथ कहलाती है। याद रहेगा आपको। तो जो आबू पर्वत है वो कैसा है, तो आप कहेंगे वो बैथोलिथ संरचना है। बात समझ में आ गई? ओके। अब बात करते हैं बोराट का पठार। अब देखो बोराट का पठार है वो कहां पर है, तो सबसे पहले आप ये समझें कि बोराट के पठार का विस्तार अगर आप देखें तो उदयपुर से लेकर राजसमंद के मध्य आपको बोराट का पठार देखने को मिलेगा। मतलब गोगुंदा पहाड़ियों से लेकर कुंभलगढ़ तक, गोगुंदा से कुंभलगढ़ के बीच में बोराट का पठार है और ये दक्षिणी अरावली का ही भाग है। दक्षिणी अरावली कहाँ हो जाएगी इसमें? इसमें तो आप ये कहेंगे ना कि ये मध्य दक्षिण अरावली होगा। अरावली का दक्षिणी जो अरावली है उसके मध्य भाग में है, इस बात को ध्यान रखना, दक्षिणी अरावली के मध्य भाग में। क्योंकि अभी मैंने आपको ये चीज समझाई, ऐसे देखिए, ये आपकी उत्तर अरावली है, ये मध्य अरावली है और ये दक्षिण अरावली है। तो आपने कहा था राजसमंद से लेकर सिरोही। अब यहां से देखिए, आपने कहा उदयपुर से राजसमंद के दरमियान, इस वाले इलाके के बीच में आपको देखने को, ये वाले, तो ये कहेंगे कि दक्षिणी अरावली का मध्य भाग है, ऐसे समझिए इसको। ठीक है। तो अब आपसे पूछा जाए कि बोराट का पठार कहाँ है, तो कहेंगे उदयपुर से राजसमंद के बीच में इसका विस्तार है, या यूं कहें गोगुंदा पहाड़ियों से लेकर कुंभलगढ़ के बीच में इसका विस्तार है। और भोराट के पठार की ऊंचाई कितनी है? 1225 मीटर इसकी ऊंचाई है। और भोराट का पठार है वो राजस्थान का दूसरा ऊंचा पठार है। पहला कौन सा है? उड़िया का पठार, और दूसरा कौन सा है? भोराट का पठार। अब भोराट के बाद में एक आता है भोमट का पठार। भोमट, तो भोमट का पठार है वो उदयपुर से डूंगरपुर के बीच में स्थित है और इस इलाके में सबसे ज्यादा भील जनजाति पाई जाती है। कौन सी जनजाति पाई जाती है? भील जनजाति पाई जाती है। तो भोमट का जो पठार है उसका विस्तार उदयपुर से डूंगरपुर के बीच में मिलेगा और यहाँ पर पाई जाने वाली जनजाति कौन सी है? भील जनजाति पाई जाती है। अब बात करते हैं लसाड़िया का पठार। तो लसाड़िया का पठार कहां पर है, तो सबसे पहले देखें, लसाड़िया का पठार दक्षिणी अरावली में जयसमंद झील के पूर्व में स्थित है। तो जयसमंद झील के पास जो अगर पठार है तो वो कौन सा है? लसाड़िया का पठार है। और लसाड़िया के पठार की एक बात आप समझना है, ये ऊबड़ खाबड़ है और विच्छेदित पठार है। मतलब ऐसे ऊबड़ खाबड़ है, बिल्कुल प्लेन नहीं है, ऊबड़ खाबड़ है। और आपको ये पठार यहाँ देखने को मिलेगा, फिर यहाँ से रुक जाएगा, फिर थोड़ा सा कटा जाएगा इसमें, फिर आगे से ऐसा कुछ दिखाई देगा। इस तरह का पठार है लसाड़िया का पठार। सबसे पहले देखें है कहां पर, तो आप कहेंगे राजसमंद झील के पास है। ठीक है। और इसकी विशेषता क्या है? ये ऊबड़ खाबड़ पठार है। अब बात करते हैं काकड़वाड़ी या क्राच का पठार के बारे में। काकड़वाड़ी पठार है ये उत्तरी अरावली में अलवर से सरिस्का के बीच में स्थित है। अलवर सरिस्का के बीच में स्थित है। तो आप देखो, ये आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि सरिस्का के निकट कौन सा पठारी भाग है, तो आप कहेंगे काकड़वाड़ी पठार है, ये उत्तरी अरावली का। याद रखना, आपसे सवाल ऐसे पूछा जा सकता है उत्तरी अरावली का पठार निम्न में से कौन सा है? काकड़वाड़ी पठार है वो उत्तरी अरावली, क्योंकि आप यहाँ देखेंगे अलवर, अलवर के इलाके में ये है, आप कहेंगे उत्तरी अरावली के अंदर। अब बात करते हैं अरावली के महत्व की।
मुख्य परीक्षा के लिहाज से आपसे अरावली के महत्व पर सवाल पूछा जा सकता है। तो देखिए अरावली है वो मरुस्थलीकरण को रोकती है, मरुस्थल को आगे बढ़ने से रोकती है, क्योंकि अरावली आप देखेंगे तो अरावली 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा इसके समांतर गुजरती है। इसके इस वाले इलाके में रेगिस्तान है, ठीक है, तो इधर से अगर रेत आएगी, ड्यून आएंगे, टीले आएंगे तो अरावली उनको रोक लेगी। बाकी इलाके में, इस वाले इलाके में अरावली इनको नहीं आने देगी, ये इधर ही रह जाएंगे। आप कहेंगे कि अरावली मरुस्थलीकरण को रोकने में सहायता करती है। और अरावली क्षेत्र है तो आप देखेंगे कि अरावली प्राचीनतम श्रृंखला है और प्रारंभिक दौर के अंदर आप देखेंगे तो इग्नियस रॉक्स रही और वो धातु से परिपूर्ण चट्टानें हुआ करती थी। आग्नेय चट्टानें वो धातुओं से परिपूर्ण चट्टानें हुआ करती थी। तो आप देखेंगे कि यहाँ धात्विक खनिज अधिक पाए जाएंगे, क्योंकि अरावली का निर्माण है वो धारवाड़ चट्टानों से हुआ है। वेरी वेरी, अरावली का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है? धारवाड़ क्रम की चट्टानों से हुआ है। एक चट्टानों का एक पूरा टॉपिक लेंगे जिसमें मैं आपको बहुत डिटेल से समझाऊंगा, लेकिन अभी हम फिलहाल बात कर रहे हैं, हमारा टारगेट केवल इतना सा है कि स्प्रिंग बोर्ड अकेडमी के नोट्स में कौन कौन से तथ्य हैं हम उन्हीं पे बात कर रहे हैं अभी। बाकी हमारी एक अलग से सीरीज और होगी जिसमें हम और डेटा ऐड करेंगे, इसमें और नई चीजें पढ़ेंगे। फिलहाल इतना ही समझना आप, ठीक? क्योंकि मेरा ये मानना होता है एक बार हम छोटे छोटे डेटा है ना वो कलेक्ट कर ले अपने दिमाग में, हमें पता हो जाए थोड़ा थोड़ा। अभी तो ज्योग्राफी पे हम 2-3 सीरीज चलाएंगे, क्योंकि हमारा टारगेट ये है कि आपको बेहतर से बेहतर चीजें उपलब्ध हों। बात समझ में आई? इस श्रृंखला से क्या होगा, आपको एक आइडिया लग जाएगा कि राजस्थान ज्योग्राफी में कौन कौन से तथ्य हैं। तो हमारा पर्पज यहाँ से केवल फैक्ट को कलेक्ट करना है, ठीक। अरावली का निर्माण किस प्रकार की चट्टाने से हुआ है? धारवाड़ क्रम की चट्टानों से हुआ है। अरावली को राजस्थान की जल विभाजक रेखा कहा जाता है, याद रखना। जल विभाजक रेखा क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के अपवाह तंत्र को अलग करती है। क्योंकि अरावली के एक हिस्से की जितनी भी नदियां हैं वो बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती हैं, और एक हिस्से की जितनी भी नदियां हैं वो अरब सागर में जाकर विलीन होती हैं, अरब सागर में जाकर गिरती हैं। और अरावली में बायोडायवर्सिटी भी सर्वाधिक पाई जाती है, याद रखना। अरावली के महत्व को हम जान रहे हैं, साथ ही अधिकांश नदियों का जो उद्गम स्थान है वो अरावली के अंदर ही है। अरावली को जनजातियों की शरण स्थली के रूप में माना जाता है, क्योंकि सर्वाधिक जनजातियां हैं वो अरावली का जो इलाका है उसी में रहती है। जैसे भील है, ग्रासिया है, मीणा है, कथोड़ी है, ये तमाम जातियां हैं, ये अरावली के इलाकों में ही निवास करती हैं। इसके अलावा अरावली पर्यटन स्थलों के लिए भी प्रसिद्ध है। इसमें प्रमुख पर्यटन स्थलों की बात करें तो जयपुर, अजमेर, उदयपुर, माउंट आबू, ये तमाम हिल स्टेशन हैं जो पर्यटन के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। राजस्थान को काफी आर्थिक संबल ये प्रदान करते हैं। अरावली को प्राचीनतम सभ्यताओं, अब देखो पुरानी सभ्यताओं का भी काफी महत्वपूर्ण योगदान है। तो अरावली को प्राचीनतम सभ्यताओं जैसे आहड़ है, गिलुंड है, बैराट है, और नवीकरणीय नगरीय सभ्यता जैसे जयपुर, अजमेर, उदयपुर, ये नई नई जो शहर बसे थे ये भी अरावली के इर्द गिर्द ही बसे हुए हैं। इसलिए अरावली है वो प्राचीनतम सभ्यताओं और नवीन नगरीय सभ्यताओं इनकी शरणस्थली या जननी माना जाती है, याद रखना ये वाली बात। और अरावली को राजस्थान का योजना प्रदेश कहा जाता है, याद रखना। अरावली को राजस्थान का क्या कहा जाता है? योजना प्रदेश कहा जाता है। और योजना प्रदेश कहे जाने का कारण क्या है कि राज्य सरकार की वार्षिक योजना में बजट मुख्यतः अरावली से जुड़े हुए क्षेत्रों में खर्च किया जाता है, जैसे जनजातीय क्षेत्रों में, नदी घाटी परियोजनाओं में, झील संरक्षण में, खनन में, इसके अलावा नगरीय विकास में, पर्यटन स्थलों में और बायोडायवर्सिटी क्षेत्र में। इस कारण अरावली को राजस्थान का योजना प्रदेश कहा जाता है। ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक। आइए अब बात करते हैं अरावली और राजस्थान की अन्य प्रमुख पहाड़ियां, जैसे भाकर। तो भाकर कहां पर पाई जाती है? कौन से इलाके की पहाड़ी है? सिरोही। पहाड़ी का नाम अगर आप देखेंगे तो एक पहाड़ी और आप यहाँ पे देखेंगे भाकर, और इसके अलावा जालोर, ठीक है। मोती डूंगरी अगर आप बात करें तो कहाँ पे? उदयपुर में है, ठीक है। और यहीं पे मोती डूंगरी तो देखो अगर बात करें तो मोती डूंगरी जयपुर में है, ठीक है। और मगरी डूंगरी है वो कहां पर है? उदयपुर के अंदर, ठीक। इसके अलावा अगर हम पहाड़ियों की बात करें जैसे चित्रकूट पहाड़ी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सोनार का दुर्ग इसी पहाड़ी पे स्थित है। तो ये सवाल आपसे पूछा गया कि सोनार दुर्ग किस पहाड़ी पर स्थित है, तो चित्रकूट पहाड़ी पर है। और सोनार का किला कहाँ है? तो जैसलमेर में है।
तो चित्रकूट पहाड़ी है वो जैसलमेर के अंदर है, याद रखना। और जो सोनार किला है, जैसलमेर का किला सोनार किला, वो चित्रकूट पहाड़ी पर है। और चित्रकूट पर्वत कहाँ पर है? तो चित्रकूट पर्वत है ये करौली के अंदर है, और केला देवी जो मंदिर है वो चित्रकूट पर्वत के ऊपर है। दोनों में याद रखना, अगर चित्रकूट पहाड़ी बोले तो वो जैसलमेर से संबंध रखेंगी, और चित्रकूट पर्वत बोले तो याद रखना वो करौली से संबंध रखेगा, जहां पर केला देवी मंदिर है। इसके अलावा चिड़िया टूक, ये क्या है? तो ये कहेंगे कि चिड़िया टूक है वो जालोर और जोधपुर के मध्य एक पहाड़ी है, और इसी पर मेहरानगढ़ दुर्ग है, याद रखना। तो मेहरानगढ़ दुर्ग है वो चिड़िया टूक पर स्थित है। ये कहां से कहां तक है? जालोर से जोधपुर के बीच है, जालोर से जोधपुर के बीच में। 56 हिल्स मतलब 56 की पहाड़ियां, ये कहां पर है? तो आप कहेंगे ये बाड़मेर के सिवाना में है, ठीक है। और रोजा भाकर है ये जालोर से संबंध रखती है, जालोर में है। और इस राणा भाकर है ये कहां पर है? जालोर में है। और याद रखना ये भी जो पॉइंट था ना ऊपर, पहाड़ी का नाम भाकर है, ये कहां पर है? जालोर में। तो जालोर में भाकर से संबंधित ये चीज है, ठीक। ये तथ्य आपको याद रखने हैं साथ साथ। जसवंतपुरा पहाड़ी की बात करें तो ये भी जालोर में, और याद रखना सर्वोच्च चोटी इसकी कौन सी है? तो डोरा पर्वत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा गया भाई ये, डोरा पर्वत। जशवंतपुरा पहाड़ी जो जालोर में है, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आप कहेंगे डोरा पर्वत, या डोरा पर्वत कहां पर है? तो डोरा पर्वत चोटी है वो किस पहाड़ की या किस पहाड़ी की चोटी है? तो आपको जवाब होना चाहिए जसवंतपुरा पहाड़ी की, जो जालोर में है। इसके बात करें सुंडा पर्वत की, तो ये भी जालोर में है, और ये सुंदा माता मंदिर इसी के ऊपर है, ठीक है, याद रखना। अच्छा, यहाँ पे एक रोपवे बनाया गया था 2006 के अंदर, और ये भालू संरक्षित क्षेत्र है, याद रखना। सुंडा पर्वत है ये क्या है? भालू संरक्षित क्षेत्र है। अब एक बार भाकर के बारे में और देख लें, तो भाकर कहां पर? सिरोही। और दक्षिणी अरावली में, देखो भाकर क्या है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, भाकर के बारे में आप क्या जानते हो? तो आप बोलेंगे दक्षिणी अरावली में छोटी, त्रिवे ढाल और ऊबड़ खाबड़ पहाड़ियों को भाकर कहा जाता है, और ये सिरोही में स्थित है, ठीक है। और याद रखना एक पॉइंट और है, बेल का मगरा, बेल का मगरा भी सिरोही में है। इसके अलावा मोती मगरी जो फतेह सागर झील के किनारे है, वो भी कहां पर है? उदयपुर में। तो मोती मगरी जो पहाड़ी है वो उदयपुर में है, और ये फतेह सागर झील के किनारे है। तो फतेह सागर झील किस पहाड़ी के किनारे है? तो आपका जवाब होगा मोती मगरी पहाड़ी के किनारे है। और हिरण मगरी है ये भी उदयपुर में है। और माछला मगरा है, माछला मगरा है, ये भी आपको उदयपुर में देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि माछला मगरा है ये पिछोला झील के पास स्थित पहाड़ी है। ये थोड़ा सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना। तो माछला मगरा जो पहाड़ी है उसके पास ही पिछोला झील है, और 2008 में राजस्थान का दूसरा रोपवे है ये शुरू किया गया था इस पहाड़ी पर, ठीक है। और जरगा हिल है ये उदयपुर में है, और रागा हिल्स है ये भी उदयपुर में है। अब एक बात आपको समझना है, कई बार पूछा जा सकता है देशो हरो क्या है? तो देखो दक्षिणी अरावली में उदयपुर में स्थित जरगा रागा पहाड़ियों के बीच में एक हरा भरा क्षेत्र है जिसे देश हरो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देश हरो कहा जाता है। देश हरो कहाँ है? तो सबसे पहले दक्षिणी अरावली, और दक्षिणी अरावली में कहा? उदयपुर में। और उदयपुर में कौन सी लोकेशन है? जरगा और रागा पहाड़ियों के बीच में। क्या है ऐसा इलाका? तो आपके हरा भरा एक क्षेत्र है जिसे क्या देश हरो कहा जाता है। गोगुंदा हिल्स की बात करें उदयपुर में है। बीछामेड़ा हिल्स है ये उदयपुर में है, और बीछामेड़ा हिल से है सोम नदी का उद्गम होता है। और रेल का मगरा है ये कहां पर है? राजसमंद के। अब बात करें बिजराल हिल्स, और बिजराल हिल से ही खारी नदी का उद्गम होता है, ये राजसमंद में है। याद रखना बिजराल हिल्स से कौन सी नदी का उद्गम है? तो आप कहेंगे खारी नदी। पूछा जाता है खारी नदी का उद्गम स्थान क्या है? तो आप कहेंगे बिजराल हिल्स है, और कहां पर? राजसमंद में। देवर हिल्स की बात करें तो ये भी राजसमंद में, और यहाँ से कोठारी नदी निकलती है। तो देवर हिल से कौन सी नदी निकलती है? कोठारी नदी निकलती है। इसके अलावा बनास नदी है वो खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है, ये भी राजसमंद में है। तो बनास का उद्गम स्थान है खमनोर की पहाड़ियां, और कहाँ पर है ये? राजसमंद में। नाग पहाड़ी या सर्पिलाकार पहाड़ी की बात करें तो ये अजमेर की नाग पहाड़ियां हैं, और अजमेर की नाग पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? लूणी नदी का उद्गम स्थान है। मोती डूंगरी के बारे में बात की तो ये जयपुर में है। छालाना डूंगरी भी जयपुर में है, महादेव डूंगरी भी जयपुर में है, और गणेश डूंगरी भी जयपुर में है। इसके अलावा भीम डूंगरी जयपुर में, और बीजक जो डूंगरी है वो भी जयपुर में। हम क्या बात कर रहे हैं?
हम बात करें अरावली के अलावा जो छोटी मोटी पहाड़ियां और हैं उनके बारे में हमारी बातचीत चल रही है। अब देखो, महादेव, गणेश, भीम, बीजक डोंगरी है, ये तमाम वो इलाके हैं जहां से बैराट सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए। कहाँ कहाँ से? महादेव डोंगरी से, गणेश डोंगरी से, भीम डोंगरी से और बीजक डोंगरी से। तो ये बैराट जो इलाका था या बैराट सभ्यता जहाँ पे पनपी, उसके अवशेष यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और बैराट की पहाड़ियों से ही बाणगंगा नदी निकलती है। तो बाणगंगा का उद्गम स्थान क्या है? बैराट की पहाड़ियां। ठीक है। और सेवर, सेवर की जो पहाड़ियां हैं ये भी जयपुर में है, और यहाँ से सेवर से साबी नदी निकलती है। और मनोहरपुर जो पहाड़ियां हैं वो मेथा या मेधा नदी के उद्गम स्थल है। और चील का टीला, याद रखना ये जयगढ़ दुर्ग है इस पर। तो अगर ये पहाड़ी का नाम है चील का टीला, तो ये चील का टीला के ऊपर कौन सा दुर्ग है? तो जयगढ़ दुर्ग है, वो चील का टीला के ऊपर स्थित है और जयपुर में। बरवाड़ा की बात करें तो बरवाड़ा की जो पहाड़ियां वो भी जयपुर में है। चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में, इन दोनों को याद देखना अच्छे से। एक तो बरवाड़ा की पहाड़ी है वो कहाँ पर है? जयपुर में। और एक चौथ का बरवाड़ा कहाँ पर है? तो चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में है। और चौथ का बरवाड़ा है वो फेमस इसलिए है क्योंकि यहाँ पर चौथ माता का मंदिर है। और अगर हम आर्थिक महत्व की बात करें तो सीसा और जस्ता के यहाँ पे भंडार आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो बबाई के दो इलाके देखो, एक तो है बाबाई, बाबाई पहाड़ियां हैं, ये कहां पर है? जयपुर में। और एक है बब्बाई की पहाड़ियां, ये झुंझुनू के। मालखेत की पहाड़ियां ये सीकर में देखने को मिलेंगी। अर्श की पहाड़ियां ये सीकर में है। और खंडेला की पहाड़ियां हैं ये कहां पर है? ये भी सीकर में है। अभी हाल ही में खंडेला के अंदर आप देखेंगे तो यूरेनियम के भंडार की जो न्यूज आई थी, यहाँ पर यूरेनियम का खनन किया जाएगा। और खंडेला की पहाड़ियों से ही कांतली नदी निकलती है, उसका उद्गम स्थान। एक देखो, एक बात समझिए, हर्ष, हर्ष की पहाड़ी बोले तो सीकर बोलना, लेकिन हर्षनाथ बोले तो कहाँ? अलवर बोलना। उदयनाथ की पहाड़ी बोले तो आप बोलना अलवर। और उदयनाथ की पहाड़ी से रूपा लेन नदी है, रूपा रेल, ये नदी निकलती है। भरोच पर्वत की बात करें तो ये भी अलवर में है। तो जिला दर्शन जब सीरीज चलेगी तब आपको और हम इसको डायग्राम से समझाएंगे। फिलहाल आप एक बार देखिए कि कौन कौन सी पहाड़ियां कहाँ कहाँ। बीजासन पहाड़ी बात करें तो ये भीलवाड़ा में है। और आरावाल जो पर्वत है या आरावाल जो पर्वत है ये बूंदी के अंदर। अब आकृतियों की बात करें तो देखो, गोलाकार पहाड़ी है ये बाड़मेर में पाई जाएंगी। घोड़े की नाल जैसी पहाड़ी है ये बारा में है, बारा रामगढ़ में है। और तस्त्री नुमा या गिरवा की पहाड़ियां ये उदयपुर में देखने को आपको मिलेंगी। अर्धचंद्राकार पहाड़ियां हैं वो स्पेशली बूंदी, कोटा, झालावाड़ में है। और नाग पहाड़ियां या नाग जैसी या सर्पिलाकार जो पहाड़ियां हैं वो अजमेर में आपको देखने को। अब गिरवा की बात करें तो देखो, इसका अर्थ होता है पर्वत की मेखला, मतलब पर्वतों की एक श्रृंखला। पर्वतों की मेखला को क्या कहा जाता है? गिरवा कहा जाता है। और उदयपुर शहर गिरवा पहाड़ियों के मध्य स्थित है, ये तथ्य याद रखना। उदयपुर शहर है वो गिरवा पहाड़ियों के मध्य स्थित। अब अरावली के अन्य महत्वपूर्ण तथ्य और देख लेते हैं। तो अरावली की भूगर्भिक संरचना का अध्ययन ए एम हैरॉन द्वारा किया गया था। ए एम हैरॉन द्वारा किया गया। तो ये फैक्ट है, आपको याद रखना है कि अरावली की जो भूगर्भिक आकृति है, भूगर्भिक संरचना है, इसका अध्ययन सबसे पहले किसके द्वारा किया गया? तो आप कहेंगे ए एम हैरॉन द्वारा इसका अध्ययन किया गया। ए एम हैरॉन के अनुसार अरावली का जो निर्माण है वो देली महासमूह से हुआ है। ये जो समूह है वो कौन सा है? देहली महासमूह से हुआ है। और जिसके अंदर अगर आप देखेंगे तो तीन समूह को शामिल किया गया है। अलवर समूह है, अजबगढ़ समूह है और रायलो समूह है। तो याद रखना ये फैक्ट है, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अलवर समूह है, अजबगढ़ समूह है, रायलो समूह है। और ये तीनों हैं ये किस में सम्मिलित हैं? तो आप कहेंगे देवली महासमूह है। सबको मिलाकर क्या बोलेंगे? देवली महासमूह है। ठीक है। पिडमॉन्ट की बात करें तो पिडमॉन्ट है पर्वत, ये है पर्वत का जो बेस वाला भाग होता है, आधार वाला भाग है, ये है वो पिडमॉन्ट पहाड़ी कहलाया जाता है। और ये राजसमंद की जो देवगढ़ है वो पिडमॉन्ट पहाड़ी ही। इसके अलावा पूर्वी में अब देखो, अब हम बात करेंगे इतनी, बाकी बातें हम कल करेंगे। तो अरावली को लेकर जो तथ्य थे हमारे पास वो हमने आज जाने। हम पढ़ रहे थे राजस्थान के भौतिक प्रदेश, और भौतिक प्रदेशों में आज हमने किसकी बात की? अरावली की। अगले सेशन में बात करेंगे पूर्वी मैदान के बारे में। आज के लिए इतना काफी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।